नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद कुमार आप सभी का विजन स्टडी सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आगामी बिहार पुलिस के लिए आप लोग का 19,838 पदों के लिए जो परीक्षा होने वाला है, तो उन्हीं के लिए आज अपना लोग 20 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को देखने का काम करेंगे। यहाँ से आप लोग को एक न एक प्रश्न जरूर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए साथियों, देखते हैं इन 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए, पहला प्रश्न दे रखा है, कह रहा है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। 22 जून को, 22 मार्च को, 22 अगस्त को, 22 जुलाई को। बताइएगा दोस्त, इसका सही जवाब क्या होगा। बिहार दिवस कब मनाते हैं? तो बिहार दिवस मनाते हैं 22 मार्च। कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं। याद रखिएगा, 22 मार्च 1912। 22 मार्च 1912 को आप लोग याद रखिएगा कि संयुक्त रूप से बिहार और उड़ीसा, क्या बिहार और उड़ीसा, ये दोनों संयुक्त रूप से किससे अलग होता है? बंगाल से। किससे अलग होता है? बंगाल प्रांत से अलग होता है। कब अलग होता है? 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा संयुक्त रूप से बंगाल प्रांत से अलग होता है। आइए साथ ही साथ देखिए, 22 मार्च याद रखिएगा, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। यहाँ देखिए दोस्त, दे रखा है कि मार्च में मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण दिवस, यानी मार्च में कौन कौन सा दिवस मनाते हैं अपन लोग, याद रखिएगा। पहला देखिए, 3 मार्च को मनाते हैं वन जीव दिवस, विश्व वन जीव दिवस 3 मार्च को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को। विश्व गड़िया दिवस 20 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को। 22 मार्च बिहार दिवस। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च। एक चीज़ दोस्त आप लोग और याद रख सकते हैं यहाँ से, विश्व जल दिवस आप लोग से पूछ सकता है। विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस जब आप लोग पूछेगा तो याद रखिएगा, विश्व जल दिवस भी कब मनाते हैं? 22 मार्च को। कब मनाते हैं? 22 मार्च को। ये दोस्त मार्च में मनाने वाले दिवस है, प्रमुख दिवस है। दिवस से जरूर आपको एक न एक प्रश्न क्या होता है पूछा जाता है, तो आप लोग इन दिवसों को भी क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 में देखिए क्या कर रहा है। 2 में देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संसद के सदन पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है? संसद के सदन पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। बताइएगा, ये घोषणा करने का काम कौन करता है? घोषणा करने का काम कौन करता है? प्रधानमंत्री। कौन करेगा? प्रधानमंत्री करता है घोषणा करने का। याद रखिए दोस्त, अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी है। कौन है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, आप लोग याद रख सकते हैं। वर्तमान में भारत के भी प्रधानमंत्री है। आप लोग से प्रथम प्रधानमंत्री पूछ सकता है, तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा, पंडित जवाहर लाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री। प्रथम महिला प्रधानमंत्री आप लोग से पूछेगा तो बोलिएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी आप लोग याद रखिएगा, प्रथम महिला प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी। प्रथम प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी है। प्रधानमंत्री जो होते हैं ये लोकसभा के क्या कह सकते हैं, बहुमत वाले दल के नेता होते हैं। ये अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ देखिए, ये अगला प्रश्न कह रहा है दोस्त, भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया? इस केंद्र शासित प्रदेश और इसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया, यानी कह रहा है पुर्तगाली से गोवा को कब मुक्त कराया और इसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब घोषित किया गया? तो देखिए दोस्त, 1967 होगा, 1961, 1952 या 1969। तो बताइएगा दोस्त, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 1961 में क्या हुआ, पुर्तगालियों से मुक्त करा करके इसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। कैसे? गोवा को। लेकिन अभी गोवा वर्तमान में क्या है? गोवा अभी वर्तमान में राज्य है। गोवा वर्तमान में क्या है? राज्य है। और इनके राजधानी क्या है? पणजी है। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी है। लेकिन जिसमें गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था, उसमें से केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। यह 1961 की बात है। ये अगला प्रश्न को देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए, अगला प्रश्न कर रहा है कि महाराष्ट्र के वैष्णवी भक्ति वाले एक संत निम्नलिखित में से कौन थे? कौन सा भक्ति करा? वैष्णवी भक्ति वाले एक संत कौन थे महाराष्ट्र के? दादू दयाल, एकनाथ, माधवाचार्य, चैतन्य। तो बताइएगा दोस्त, इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा एकनाथ। क्या होगा? एकनाथ जो थे
ये वैष्णवी भक्ति के संत थे। क्या थे? वैष्णवी भक्ति के संत थे। कौन? एकनाथ। आप लोग याद रख सकते हैं दोस्त। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई है। कहाँ है? महाराष्ट्र राजधानी मुंबई है। और मुंबई क्या है? भारत की आर्थिक राजधानी। क्या है? भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? मुंबई है। भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? मुंबई है। आप लोग याद रखिएगा। साथ ही साथ आप लोग याद रख सकते हैं महाराष्ट्र में एक प्रमुख झील है जिसका नाम है लोनार झील। क्या है? लोनार झील। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र राजधानी मुंबई है और मुंबई को भारत का आर्थिक राजधानी क्या कहते हैं? भारत का आर्थिक राजधानी कहते हैं। आइए दोस्त अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अक्षांश के समांतर सूर्य के प्रकाश की लंबाई को प्रभावित करते हैं। अक्षांश के समांतर सूर्य के प्रकाश की लंबाई को प्रभावित करते हैं। दूसरा कह रहा है मध्याह्न देशांतर रेखा का उपयोग स्थानीय समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में क्या करा? सही है। क्या सही है? उसको लोग चुनना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। बताइएगा दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा कि अक्षांश समांतर रेखा जो है यह सूर्य की प्रकाश की लंबाई को प्रभावित करते हैं। दूसरा कह रहा मध्याह्न देशांतर रेखा स्थानीय समय निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका सही जवाब क्या होगा? दोनों सही है। क्या इसका? दोनों सही होगा। ये अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? यहाँ देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? यानी 2011 की जनगणना के अनुसार कह रहा है अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? 8.6%, 9.8%, 11.8%, 10.8%। बताइएगा दोस्त अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का कितना प्रतिशत जनसंख्या था 2011 के अनुसार प्रतिशत में? याद रखिएगा दोस्त एसटी कितना था? 8.6%। जब आप लोग से एससी पूछ सकता है तो आप लोग एससी के बारे में याद रख सकते हैं 16.6% था। कितना था? 16.6%। साथ ही साथ दोस्त यहाँ से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आप लोग से पूछा जा सकता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि 2011 का जो जनगणना हुआ था तो 2011 की जनगणना में जनगणना आयुक्त कौन थे? जनगणना आयुक्त कौन थे? जनगणना आयुक्त आप लोग याद रखिएगा। जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली। कौन थे? सी चंद्रमौली। आप लोग याद रखिएगा सी चंद्रमौली क्या थे? जनगणना आयुक्त थे। 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली। आप लोग ये दोस्त काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सी चंद्रमौली आप लोग याद रख सकते हैं जनगणना आयुक्त थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है दोस्त ओलंपिक ध्वज में काली रिंग किस महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करती है? क्या कह रहा है? काली रिंग जो है किस महाद्वीप को प्रतिनिधित्व करती है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका। बताइएगा दोस्त काली रिंग किस महाद्वीप को प्रतिनिधित्व करता है ओलंपिक में? याद रखिए काली रिंग अफ्रीका को प्रतिनिधित्व करते हैं। किसको प्रतिनिधित्व करते हैं? तो अफ्रीका को प्रतिनिधित्व करते हैं काले रंग। देखिए दोस्त ओलंपिक में कुल 5 रंग है। एक तो काला, क्या है? एक काला। काला आप लोग बता दी किसको इंडिकेट करते हैं? अफ्रीका। किसको करता है? अफ्रीका। किसको करेगा? अफ्रीका को। किसको? अफ्रीका। ये तो आपको क्वेश्चन ही है। दूसरा आप लोग याद रखते हैं नीला है। क्या है? दूसरा कलर है नीला। नीला आप लोग याद रखिएगा यूरोप को। किसको करेगा? यूरोप को। नीला किसको करेगा? यूरोप को। अगला है पीला। पीला क्या है? पीला आप लोग याद रखिएगा पीला किसको करेगा? एशिया को। किसको करेगा? एशिया को। पीला किसको करता है? एशिया को। आगे हरा क्या है? हरा आप लोग याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया। किसको करेगा? ऑस्ट्रेलिया को हरा। हरा कलर किसको इंडिकेट करता है? ऑस्ट्रेलिया को। और लाल, लाल आप लोग याद रखिएगा लाल किसको करता है? अमेरिका को। किसको करता है? अमेरिका को। किसको करता है? अमेरिका को। याद रखिएगा दोस्त ओलंपिक ध्वज में काली रिंग यहाँ कर ओलंपिक ध्वज में टोटल 5 रंग है। कितने रंग है? 5। काला क्या है? काला, नीला, पीला, हरा और लाल। टोटल 5 है। काला आप लोग याद रखिए किसको इंडिकेट करेगा? अफ्रीका महादेश को। इसको अफ्रीका को। पीला किस? नीला। यहाँ नीला है। नीला किसको करेगा? यूरोप को। पीला करेगा एशिया को। हरा किसको करता है? ऑस्ट्रेलिया को। और लाल किसको करेगा? अमेरिका को। किसको करता है? अमेरिका को। यानी ये सब कलर क्या करता है? यानी अलग अलग महादेश का प्रतिनिधित्व करने का काम करता है। अगर काला का है तो अफ्रीका को प्रतिनिधित्व करेगा, नीला तो यूरोप को प्रतिनिधित्व करेगा, पीला तो एशिया को प्रतिनिधित्व करेगा, हरा तो ऑस्ट्रेलिया को प्रतिनिधित्व करेगा, लाल तो अमेरिका को प्रतिनिधित्व करेगा। याद रखिएगा दोस्त काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये 5 कलर ओलंपिक का और किसको प्रतिनिधित्व करता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है देखिए अगला प्रश्न दोस्त क्या कह रहा है
कि महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। क्या करा है, महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, हिमाचल प्रदेश में। बताइएगा दोस्त, ये जो महावीर वन्यजीव अभयारण्य है यह भारत के किस राज्य में स्थित है। इसका सही जवाब क्या होगा, उत्तर प्रदेश। क्या होगा, उत्तर प्रदेश। क्या होगा, उत्तर प्रदेश। आइए दोस्त, उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों पर लोग जानेंगे। सबसे पहले आप लोग उत्तर प्रदेश आप लोग याद रख सकते हैं, राजधानी क्या है, लखनऊ। क्या है, राजधानी क्या है, लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश आप लोग याद रख सकते हैं, जिला की संख्या। जिला की संख्या टोटल है कितना यहाँ पे, 75। जिला की संख्या कितना है टोटल यहाँ पे, 75 है जिला संख्या। जिला की संख्या 75। और लोकसभा की सीटों की संख्या, क्या, लोकसभा की सीटों की संख्या टोटल कितना है, 80। सबसे ज़्यादा भारत में पूछ सकता है आप लोग से किस राज्य की लोकसभा की सीटों की संख्या सबसे अधिक है, तो यूपी के टोटल सीट कितना है, 80 है। यहाँ से पूछ सकता है राज्यसभा, कौन सी पूछ सकता है, राज्यसभा की सीटों की संख्या, तो आप लोग याद रख सकते हैं राज्यसभा की सीटों से कितना है, 31। यानी यही राज्यसभा की सीट भी सबसे अधिक है। आगे आपसे पूछ सकता है विधानसभा, लोग याद रख सकते हैं विधानसभा की सीटों की संख्या कितना है, 403। कितना होगा, 403। कितना होगा, 403। कितना होगा, 403। 403 होगा, कितना होगा, 403। साथ ही साथ आप लोग याद रख सकते हैं यहाँ पे विधान परिषद, तो विधान परिषद की सीटों में कितना होगा, 100। कितना होगा, विधान परिषद तो 100। कितना रखिएगा याद, 100। विधान परिषद सीटों में कितना है, 100 है। एक आप लोग दोस्त आप लोग राष्ट्रीय उद्यान आप लोग याद रखिएगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है, यूपी में। कहाँ है, यूपी में। तो याद रखिएगा दोस्त, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, यूपी में। यूपी यानी उत्तर प्रदेश। राजधानी कहाँ है, लखनऊ। उत्तर जिला से कितना है, 75। और लोकसभा की सीटों संख्या 80 होगा। राज्यसभा की सीटों संख्या 31 और विधानसभा की सीटों संख्या 403। कितना होगा, 403। और विधान परिषद सीटों संख्या कितना होगा, 100। कितना होगा, 100। ये चीज़ दोस्त आप लोग याद रखिएगा, आप लोग से पूछ सकता है एग्जाम में। बिहार पर आप लोग दोस्त याद रख सकते हैं, यहाँ बिहार में अगर आप लोग से लोकसभा की सीटों संख्या पूछेगा कोई, तो आप लोग बोल सकते हैं बिहार में लोकसभा सीट कितना है, 40 है। राज्यसभा की सीट पूछेगा तो 16 आप लोग याद रख सकते हैं। विधान परिषद तो आप लोग याद रख सकते 75। और विधानसभा पूछेगा तो 243 आप लोग याद रख सकते हैं। यह क्या है, बिहार का। और जिला की संख्या पूछे कितना होगा, 38 होंगे जिला। परमंडल पूछेगा तो 9। अन्नमंडल पूछेगा तो 101। ये सब चीज़ आप लोग दोस्त याद रख सकते हैं बिहार के बारे में। तो आइए दोस्त अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। बिहार की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर, 84,163 वर्ग किलोमीटर, 74,163 वर्ग किलोमीटर, 64,163 वर्ग किलोमीटर। तो बताइएगा दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त, इसका सही जवाब होगा 94,163 वर्ग किलोमीटर। यहाँ से दोस्त आप लोग याद रख सकते हैं कि बिहार की लंबाई आप लोग से पूछ सकता है बिहार की लंबाई कितना है, तो आप लोग लंबाई आप लोग याद रख सकते हैं 345 किलोमीटर। कितना है, 345 किलोमीटर याद रख सकते हैं। चौड़ाई आपसे पूछ सकता है, तो चौड़ाई आप लोग याद रखिएगा, चौड़ाई कितना होगा, 483 किलोमीटर। कितना होगा, 483 किलोमीटर। आप लोग 345 लंबाई याद रख सकते हैं और चौड़ाई 483 किलोमीटर। साथ ही साथ दोस्त आप लोग से पूछ सकता है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी कहा जाता है, तो बिहार का शोक आप लोग याद रखिएगा कोसी नदी। किसको कहा जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का पवित्र नदी आप लोग याद रखिएगा तो गंगा नदी। बिहार क्या देश, भारत का ही आप लोग पवित्र नदी क्या है, गंगा है। साथ ही साथ बिहार का भी पवित्र नदी क्या है, गंगा है। क्या है दोस्त, गंगा। याद रखिएगा बिहार की लंबाई कितना है, 345 किलोमीटर। चौड़ाई कितना होगा, 483 किलोमीटर। शोक कौन सी नदी है, कोसी। और पवित्र नदी कौन सा है, गंगा। कौन सा है, गंगा है। ये दोस्त अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। 21 मार्च, 22 मार्च, 21 जून, 22 जून। इससे पिछले वाले पहले प्रश्न आप लोग को दोस्तों बताए थे मार्च में मनाए जाने वाले प्रमुख दिवस। उसी टाइम आपको बताए थे कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को। कब मनाते हैं, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। आइए दोस्त अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में बॉक्साइट के बड़े भंडार के लिए जाने जाते हैं। भारत में बॉक्साइट के सबसे बड़े भंडार के रूप में जाने जाते हैं। उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी पठारी क्षेत्र, हिमालय पर्वत क्षेत्र। तो बताइएगा दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब याद रखें आप लोग, उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र। क्या होगा, उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र। बॉक्साइट के बारे में आप लोग याद रख सकते हैं कि एल्युमिनियम के अयस्क हैं, यानी एल्युमिनियम जो है बॉक्साइट का ही शुद्धिकरण करके क्या करते हैं, एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं। आइए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है दोस्त। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है
कि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर उसके द्वारा न्यायालय में जाने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है। यानी कोई भी नागरिक हो, उसका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उस डायरेक्ट उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जा सकता है। तो वह जा सकता है, तो किस मौलिक अधिकार के तहत वह जा सकता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जीवन का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। बताइएगा दोस्तों, वह किस मौलिक अधिकार के तहत और मौलिक अधिकार का हनन होने पर सीधे वह उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। याद रखिएगा, वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या होगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल कितना में दिया हुआ? 32 में। किसमें दिया हुआ? 32 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 32 के तहत डायरेक्ट वो कहाँ जाएंगे? सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकते हैं। दोस्त आप लोग याद रखिएगा, अनुच्छेद 32 के तहत क्या किया जाता है? 5 प्रकार का रेट, 5 प्रकार का रेट क्या किया जाता है? जारी किया जाता है। याद रखिएगा, पहला रेट क्या होगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या होगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा आप लोग याद रख सकते हैं परमादेश। क्या होगा? परमादेश। क्या होगा? परमादेश। तीसरा आप लोग याद रख सकते हैं निषेध। क्या होगा? निषेध। क्या होगा? निषेध। चौथा आप लोग याद रख सकते हैं अधिकार परीक्षा। क्या होगा? अधिकार परीक्षा। क्या होगा? अधिकार परीक्षा। और पांचवा आप लोग याद रख सकते हैं उत्प्रेषण। क्या होगा? उत्प्रेषण। क्या होगा? उत्प्रेषण। यानी आर्टिकल 32 जो है, 32 के तहत 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है। कौन कौन सा? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण। अब दोस्तों यहाँ मौलिक अधिकार की बात हुआ तो आप लोग याद रख सकते हैं मूल संविधान में टोटल मौलिक अधिकार कितने थे? 7। अभी वर्तमान में कितने हैं? 6। वर्तमान में कितने हैं? 6। एक मौलिक अधिकार जो है हटाया गया, वो संपत्ति का अधिकार। कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। आप लोग याद रख सकते हैं उसको 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। कब हुआ था? 1978 में 44वां संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकार से संपत्ति के अधिकार को हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य खाड़ी सहयोग परिषद का सदस्य नहीं है? खाड़ी परिषद सहयोग का सदस्य नहीं है। क्या पूछ रहा है? तो सऊदी अरब, कुवैत, इराक, बहरीन। बताइएगा दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य खाड़ी सहयोग परिषद का सदस्य नहीं है। याद रखिएगा दोस्तों, कौन सा देश होगा? इराक। इराक जो है खाड़ी परिषद सहयोग के खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य नहीं है। इराक का दोस्त यहाँ से आप लोग राजधानी याद रख सकते हैं। क्या है? बगदाद। आपसे पूछा जाता है देश और उनके राजधानी में पूछा जाता है बहुत बार। देखिए दोस्त ये क्या होगा? इराक नहीं होगा। और ये बहरीन, सऊदी अरब, कुवैत ये सब के सब हैं। और आप लोग याद रख सकते हैं कि कुवैत, कतर, ओमान। कौन सा होगा? कतर, ओमान। ये 2 देश भी जो हैं क्या कहते हैं? खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य हैं। क्या है? खाड़ी परिषद के सहयोग है। सऊदी अरब है, कुवैत है, बहरीन है, कतार है, ओमान है। ये सब के सब देश क्या हैं? खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य हैं। और याद रखिएगा दोस्त, इसका जो स्थापना हुआ था 1981 में। कब हुआ था? खाड़ी सहयोग परिषद का स्थापना कब हुआ था? 1981 में। कब हुआ था? 1981 में। आज दोस्त आप लोग कुवैत का राजधानी आप लोग याद रख सकते हैं। कुवैत का राजधानी क्या होगा? कुवैत सिटी। क्या होगा? कुवैत सिटी। क्या होगा? कुवैत सिटी। कुवैत का राजधानी क्या होगा? कुवैत सिटी। और सऊदी अरब का राजधानी आप लोग याद रख सकते हैं रियाद। क्या होगा? रियाद। सऊदी अरब राजधानी क्या होगा? रियाद। क्या होगा दोस्त? रियाद। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार का लाभ है? औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार का लाभ है बढ़ती प्रतिस्पर्धा, माल की उपलब्धता में कमी, आर्थिक विकास में कमी, उच्च बेरोजगारी दर। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? इसका सही जवाब बढ़ती प्रतिस्पर्धा। बढ़ती प्रतिस्पर्धा जो है औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार का लाभ है। अगला प्रश्न को देखिए क्या कर रहा है। ये दोस्त अगला प्रश्न कर रहा है कि दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से डैश द्वारा पृथक किया गया है। 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 7 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। बताइएगा दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 10 डिग्री चैनल। यानी 10 डिग्री चैनल द्वारा क्या होता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या किया गया? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग किया गया है। कितना डिग्री चैनल के द्वारा? 10 डिग्री चैनल के द्वारा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का आप लोग राजधानी याद रख सकते हैं पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर आप लोग याद रख सकते हैं दोस्त। यहाँ दोस्त द्वीप देखिए, द्वीप क्या होता है? एक होता है द्वीप और एक होता है प्रायद्वीप।
इस दोनों में आप लोग अंतर जान लीजिएगा। द्वीप मतलब देखिए उसको बोलते जो क्या हो, चारों ओर पानी से घिरा हो, उसको क्या बोलेंगे, द्वीप। प्रायद्वीप उसको बोलते जो तीन ओर से पानी से घिरा हो। जैसे आप लोग भारत का नक्शा नीचे में देखते होंगे, तो ये पूरा एरिया क्या है, पानी से घिरा हुआ, इसलिए भारत क्या कहते हैं, भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। क्या है, प्रायद्वीपीय देश है। अंडमान निकोबार आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा, तो अंडमान निकोबार चारों ओर से क्या है, पानी से घिरा हुआ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, द्वीप। क्या बोलते हैं, द्वीप। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्त, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से टूर्नामेंट प्रारूप का कौन सा युग्म सही है। टूर्नामेंट प्रारूप का कौन सा युग्म सही है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20, विजय हजारे ट्रॉफी 50 ओवर। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त, केवल एक, ना तो एक और ना ही दो, केवल दो, एक और दो दोनों। बताइएगा दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब आप लोग याद रखिएगा, एक और दो दोनों होगा। ये देखिए दोस्त, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है ये 20 ओवर का होता है, और विजय हजारे ट्रॉफी कितना होता है, 50 ओवर का होता है, और दोनों के दोनों क्या है, सही है। इसलिए इसका जवाब क्या होगा, ऑप्शन 4। आप लोग दोस्त यहाँ से एक चीज़ याद रख सकते हैं कि यहाँ से आप लोग को पूछा जा सकता है, जैसे मान लीजिए BCCI का आप लोग से पूछ सकता है स्थापना कब हुआ था। तो स्थापना हुआ था इसका 1928 में। कब हुआ था, 1928 में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो आप लोग याद रख सकते हैं, वर्तमान इसका अध्यक्ष कौन है, रोजर बिन्नी। कौन है, रोजर बिन्नी इसका वर्तमान, पूर्व क्रिकेटर है ये रोजर बिन्नी। वर्तमान में रोजर बिन्नी क्या है, इनके अध्यक्ष। किसके अध्यक्ष है, BCCI के अध्यक्ष। किसके हैं, BCCI के अध्यक्ष हैं। ये दोस्त अगला प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। ये दोस्त कर रहा है, यहाँ देखिए दोस्त क्या कर रहा है, एक मिनट रुकिए। कह रहा, भारतीय खेल प्राधिकरण ACI ने टीम इंडिया को उत्साह बढ़ाने के लिए भारत के लिए बनाए अभियान शुरू किया। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना, इन भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई। भारतीय खेल प्राधिकरण का स्थापना कब हुई, 1982 में, 1955, 1984, 1928। बताइएगा दोस्त, भारतीय खेल प्राधिकरण ACI की स्थापना कब होता है, तो याद रखिए इसका स्थापना कब होता है, 1984 में। कब होता है, 1984 में। और अभी आप लोग को बताया क्या, BCCI का स्थापना कब हुआ, 1928 में। और इसका अध्यक्ष कौन है, रोजर बिन्नी। कौन है, वर्तमान में सौरभ गांगुली की जगह लिए हैं रोजर बिन्नी। ये दोस्त अगला प्रश्न को देखते हैं क्या करा। देखिए अगला प्रश्न करा कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे प्रदान करके गरीबी की दर को कम करना है। करा, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे प्रदान करके गरीबी की दर को कम करना है। भोजन और मौद्रिक सहायता तक पहुँच, कुछ औद्योगिक विकास को विकसित करने के लिए भूमि तक पहुँच, कम करों पर सार्वजनिक परिवहन तक पहुँच जो बाजारों में भोजन की आपूर्ति करती है, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब आप लोग याद रखिएगा, तो भोजन और मौद्रिक सहायता तक पहुँच। क्या होगा, भोजन और मौद्रिक सहायता तक पहुँच, आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या करा है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, बिहार के किस नेता ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपने लाभप्रद वकालत पेशे को छोड़ दिया था। असहयोग आंदोलन के दौरान क्या करा, लाभप्रद पेशे को छोड़ दिया था। जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, सहजानंद सरस्वती, राजकुमार शुक्ल। बताइएगा दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा, राजेंद्र प्रसाद। क्या होगा, राजेंद्र प्रसाद बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट यानी पहला PM, नहीं प्राइम प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, पहला राष्ट्रपति, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। ये टोटल 1950 से आप लोग याद रखिएगा 1962 तक राष्ट्रपति के पद पे रहे, 1950 से 1962 तक। असहयोग आंदोलन को आप लोग दोस्त याद रख सकते हैं कि 1 अगस्त 1920, कब, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, गांधी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था। और गांधी जी जो बिहार के चंपारण आए थे, ये राजकुमार शुक्ल के कहने पे ही, राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को क्या कहते हैं, चंपारण तक लाने का काम किए थे। ये जयप्रकाश नारायण को आप लोग याद रखिएगा, से लोक नायक, साथ ही साथ JP, संपूर्ण क्रांति का जनक। संपूर्ण क्रांति का जनक कौन थे, जयप्रकाश नारायण थे। आइए अगला प्रश्न देखिए। देखिए दोस्त अगला प्रश्न कह रहा है कि 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध कहाँ से प्रारंभ हुआ था। यूरोप से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, अफ्रीका से, इनमें से कोई नहीं। तो 1 अप्रैल 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध जो प्रारंभ हुआ था यूरोप से। यूरोप से हुआ क्या था,
जर्मनी जो है पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। जर्मनी किस पे आक्रमण कर दिया? पोलैंड पे। और जर्मनी जो पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, यही कारण बना द्वितीय विश्व युद्ध का। और टोटल 1945 तक चला था। कब तक चला था? 1945 तक। द्वितीय विश्व 1939 से 1945 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध आप लोग को पूछ सकते 1914 से 1918 तक। तो चलिए दोस्त, ये टोटल 20 प्रश्न रहा आपका। ये 20 प्रश्न आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्त, वीडियो पसंद आया जरूर आप वीडियो को लाइक करके साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाए। जय हिंद, जय भारत। दोस्त, इसी प्रकार की वीडियो हम आप लोगों के बीच पर डे लाते हैं और आगे भी लाते रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए।